जय हिंद। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग जियोग्राफी की अगली टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो टॉपिक देखी थी जिसका नाम था ब्रह्मांड एवं सौर मंडल। एक ही टॉपिक के दो पार्ट, ठीक है। जिन दोस्तों ने अगर वो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे देखिएगा, तब अब ये पढ़ने में आपको समझ में आएगा। क्योंकि कोई भी विषय जब आप शुरू करते हैं सब्जेक्ट, तो शुरुआत से ही शुरू किया जाता है, क्योंकि हर टॉपिक एक दूसरे से लिंक रहती है। तो आप जब मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, जो लोग नए होंगे तो वो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है जियोग्राफी के दो टॉपिक स्टार्टिंग के, उसी के बाद ये तीसरा टॉपिक है। आज हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी की गति के बारे में। जो अर्थ का मोशन है दो टाइप का होता है। एक होता है घूर्णन गति, जिसे बोलते हैं दैनिक गति, ठीक है, उसी को बोलते हैं रोटेशन, ठीक है। और दूसरा होता है वार्षिक गति, ईयरली मोशन, जिसको बोलते हैं परिक्रमण गति, जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशन। और इन दोनों गतियों के चलते ही पृथ्वी पर बहुत सी क्रियाएं होती हैं। मैप से आप एकदम बाकायदे इतना बढ़िया चीज समझेंगे, बहुत सी कुछ चीजें जो छुपी हुई थी, जो आज तक मालूम नहीं थी, आपको यहाँ समझ में आएगा कि अच्छा ये बात है। और मैप ऐसा साधन है कि सारी चीजों को क्लियर कर देता है। और टॉपिक ही है अर्थ मोशन। तो जो पृथ्वी घूर्णन करती है, इसी पे डिपेंड है आपका अगला टॉपिक जो इसके बाद मैं लेके आऊंगा, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड लाइंस, ठीक है। आइए शुरू किया जाए। इससे पहले भी मैंने जब पिछली वीडियो में पढ़ाया था आपको, तो आप लोग देखे होंगे, ग्रहों की चर्चा हुई थी सौर मंडल के साथ। तो ग्रह में हमारी पृथ्वी भी आती है तीसरे नंबर पर, स्थान में तीसरे नंबर पर, और आकार में पांचवें नंबर पर, ठीक है। तो वहां बेसिक बातें हुई थी। लेकिन अब जो मेन बात है, और जो कुछ बात वहां छूटी है, क्योंकि जानबूझ के छोड़ा गया था कि यहाँ पे वो करना है, ठीक है, तो उसको देखा जाए। देखिए, पूछ देता है कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पृथ्व्याकार है, जिसे हम बोलते हैं जियोड, ठीक है। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं जियोड, पृथ्व्याकार। फिर है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है, एवरेज टेम्परेचर, वो 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान है। इसी तापमान के बढ़ने से हम नाम देते हैं ग्लोबल वार्मिंग का, ठीक है, जिसके लिए CO2 या ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार हैं। और इसी के लिए कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज हर साल होती है, कॉप सम्मेलन, ठीक है। और अगर इसको पढ़ना हो तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। आप मेरे चैनल के जब जाएंगे प्लेलिस्ट में एनवायरमेंट के, पर्यावरण में, तो मैंने बकायदे इस चीज को पढ़ाया है, ठीक है। आइए देखिए, तो पृथ्वी का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। अब पृथ्वी की गतियां, तो पृथ्वी की दो गतियां बताया ही। एक है घूर्णन गति, इसी को बोलते हैं दैनिक गति, डेली मोशन, जिसको बोलते हैं रोटेशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर, बताया था आप लोगों को, अक्ष पर घूमती है, और ये सूर्य है, ठीक है। अब पृथ्वी अक्ष पर घूमते घूमते एक तो घूम रही है और चल भी रही है। तो ये घूमने वाली चीज को घूर्णन कहते हैं, रोटेशन कहते हैं। और जो परिक्रमा कर रही है सूर्य के चारों तरफ, इसको परिक्रमण कहते हैं, इसी को बोलते हैं रिवोल्यूशन, ठीक है। तो पहला है घूर्णन गति। अब देखिए, आप जानते हैं कि अपनी धुरी पर पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, ठीक है, घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत, मतलब पश्चिम से पूरब। इस चीज को ध्यान रखिएगा। और इसी के चलते दिन रात होते हैं। जो घूर्णन गति है, इसी के चलते अपने अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है, तो दिन रात अस्तित्व में आता है, 24 घंटे वाला, ठीक है। अब नोटिस पॉइंट से कई बातें क्लियर होंगी। देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ही निम्न बातों की जानकारी मिलती है। क्या भाई? सबसे पहली बात जो बताया आपको कि 24 घंटे की अवधि वाला दिन रात अस्तित्व में आता है पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने से। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया जाता है। इसी के चलते जब पृथ्वी रोटेट करती है अपने एक्सिस पे, अक्ष पर, तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। पृथ्वी के अपने धुरी पर घूमने से भौतिक और जैविक प्रक्रियाएं प्रभावित होती हैं। आपको सब पता चलेगा कैसे, ठीक है। चौथा पॉइंट, कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है। ये क्या है कि कोरियोलिस भाई साहब खुद वैज्ञानिक थे, तो इन्होंने जब रिसर्च किया तो क्या कहा कि पृथ्वी जब घूर्णन होती है तो एक बल जनरेट होता है, इसीलिए अपने नाम पे दे दिए कोरियोलिस। नाम था कोरियोलिस, तो कोरियोलिस फोर्स। तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है, और उस बल के उत्पन्न होने से क्या होता है, जिसके कारण
उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध आप समझते हैं कि ये आपका पृथ्वी देखिए यहां पे है, तो ये वाला जो 0 डिग्री के ऊपर ये क्या है, उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, ठीक है, मतलब नीचे मतलब साउथ की तरफ, ठीक। तो उत्तरी गोलार्ध में जब कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होगी तो उत्तरी गोलार्ध में जो जल और पवन है ये अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में ये अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो कोरियोलिस फोर्स जनरेट होता है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध में जल और पवन अपनी दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में जल और पवन अपनी बाईं ओर मूव कर जाती है, मुड़ जाती है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या है घूर्णन गति से, कि इसी घूर्णन गति के कारण महासागरों में टाइड एंड एब, ज्वार और भाटा आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछेगा कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा कैसे आते हैं महासागरों में, तो ये सब पृथ्वी की घूर्णन गति कारण होता है। वैसे तो और भी रीजन है कि सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वो जब पढ़ाऊंगा आपको कि एक सीध में 90 डिग्री के कोण बनते हैं तो ज्वार और भाटा आते हैं, लेकिन उसमें यह भी फैक्टर है कि पृथ्वी घूर्णन गति के कारण ये सारी चीज हो रही है, तो महासागरों में भी ज्वार भाटा इसी चलते आ रहा है। घूर्णन गति ही मेन है, क्योंकि घूर्णन करेगी तभी तो सूर्य और चंद्रमा के सापेक्ष स्थितियां चेंज होंगी, इस कारण ज्वार भाटा आएगा, ठीक है। अब देखिए जो ईयरली मोशन है, वार्षिक और परिक्रमण गति जिसको बोलते हैं रिवोल्यूशन, इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है तो दिन रात होता है, और पृथ्वी घूमते, यहां मैप को देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, दिन रात हो रहा है, और घूमते घूमते सूर्य की परिक्रमा कर रही है, जिसको परिक्रमा करने में एक वर्ष 365 सही 1/4 दिन लगते हैं, उससे ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। सूर्य ये है, पृथ्वी जगह अपनी जब चेंज करती है सूर्य के सापेक्ष, जब इसकी स्थितियां बदलती हैं परिक्रमा करने में, उसी से ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। तो अब देखिएगा, अब आपके लिए बात बहुत ध्यान से समझने वाली है, ठीक है। जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है तब पृथ्वी के परिक्रमण में 4 मुख्य अवस्थाएं आती हैं, और इन अवस्थाओं में ऋतु परिवर्तन होते हैं, ठीक है। वो 4 अवस्थाएं क्या है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर, 22 दिसंबर। अब इसी चीज को इस मैप से देख के बहुत सी बातें क्लियर करना है। देखिए ये है सूरज, सन, ठीक है, ये पूरा ये आपका सन है, ठीक है, सूर्य भगवान है, और पृथ्वी इनकी परिक्रमा करती है, क्योंकि सौर मंडल के मुखिया मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था सूर्य हैं, तो इनके सारे ग्रह परिक्रमा करते हैं, उसमें से हमारी पृथ्वी भी है। तो पृथ्वी जब परिक्रमा करती है तो अब आप यहां से बातों को गौर करिएगा। पृथ्वी हमारी 23.5 अंश झुकी हुई है, ठीक है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है, तो पृथ्वी देखिए, मैप कभी भी पृथ्वी का ऐसे नहीं बनता, ये समझाने के लिए होता है नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और ये 0 डिग्री, तो ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध। लेकिन रियल में क्या है, पृथ्वी झुकी है तो नॉर्थ पोल ये तिरछा है, ठीक है, तो ये नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, ठीक। इसी के कारण देखिए कितनी चीजें परिवर्तन हो जाती हैं। और 0 डिग्री फिर ऐसे है क्योंकि पृथ्वी झुकी हुई है। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहां से मैं शुरुआत करता हूं, उपसौर अपसौर, यहां बहुत लोग फंस जाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि पृथ्वी झुकी हुई है, तो सूर्य के सापेक्ष अगर हम जनवरी को लें तो अब इधर आपकी जो है ये मकर रेखा है और इधर क्या है, कर्क रेखा है, ठीक है। इधर कैंसर है, इधर मकर रेखा है, ठीक। अब आ जानते हैं इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ, इधर 23.5 डिग्री साउथ, और जस्ट अगर इधर की बात करें तो इधर कर्क रेखा, फिर वही 23.5 डिग्री, ये कर्क है और ये आपकी मकर रेखा है, ठीक, 23.5 डिग्री। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ध्यान समझिएगा पूरे मैप को। अब पृथ्वी जब झुकी हुई है तो पूछता है क्वेश्चन उपसौर और अपसौर, जिसको मैंने पिछली बार पढ़ाया भी था, लेकिन आप यहां बखूबी मैप से देखेंगे। उपसौर अपसौर होता क्या है, शब्द में अर्थ छुपे हैं। उपसौर पेरीहिलियन, अपसौर एपिहिलियन, ठीक है। तो उपसौर, उप का मतलब पास, उपवर्ड कहीं भी लग जाए इसका मतलब होता है पास, उपवास, भगवान के पास वास करना, वो बाद में हो गया भूखे रहिए।
रियल बात थी। उपवास मतलब भगवान के पास वास करना। तो लोग भक्ति में इतने चूर होते थे कि भूख प्यास लगती नहीं थी, तो इसलिए नाम रखा गया उपवास। उपनिषद, उप लगा, उपनिषद मतलब गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है। उपसौर, उप मतलब पास, सौर मतलब सूर्य। तो सूर्य के पास जब पृथ्वी आती है उसे हम उपसौर कहते हैं। मिनिमम डिस्टेंस होता है, ये पास आ जाती है। और ऐसी स्थिति कब होती है? 3 जनवरी को होती है, ठीक है। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के पास आती है। लेकिन आप देख रहे हैं कि इधर कौन सोलेस्टिस है? ये शीत ऐनांत है, ठंडी का मौसम है, ठीक है। बात को ध्यान से समझिएगा। ठंड का मौसम है, पृथ्वी पास में आ गई है सूर्य के, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब पृथ्वी सूर्य के पास आएगी तो हमको गर्मी लगनी चाहिए, लेकिन हमारे भारत में भयंकर ठंड पड़ती है, यहां तक कि धुंध कोहरा हो जाता है। और यहां की बात लिया जाए तो ये सीजन है 4 जुलाई का। देखिए मैंने ये लिखा भी है जुलाई, ठीक है। तो ये वाला सीजन जुलाई का है। और यहां मैक्सिमम डिस्टेंस है अपसौर। अप कहीं भी लग जाए, अप केंद्रीय बल, बाहर की बात हो रही है। अपसारी प्लेट या अपसारी बल, अपसौर सूर्य से दूर जाना। तो ये आपका जो है सूर्य से पृथ्वी दूर जा रही है। लेकिन हमारे भारत में 4 जुलाई को क्या है? भयंकर गर्मी, उमस वाली। ऐसा क्यों? पृथ्वी दूर है तो ठंडा होना चाहिए ना, और यहां पास है तो गर्मी जो उल्टा हो रहा है। अब ध्यान दीजिए क्यों? क्योंकि भारत कहां है? आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में हैं। अब यहां पे आप समझिएगा कि ये है आपका कर्क रेखा और ये है मकर रेखा, ये 0 डिग्री। तो भारत कहां है? नॉर्थ ईस्ट, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। हम लोग 0 डिग्री से, मतलब हम लोग का लोकेशन क्या है? 8 डिग्री से 37 डिग्री तक ऊपर है, ठीक है। तो इक्वेटर करीब है, विषुवत रेखा के पास है। 0 डिग्री क्या है? विषुवत रेखा है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत है। तो अगर यहां बात किया जाए तो भारत का लोकेशन क्या है? ये आपका उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध है। तो इस कारण होता क्या है कि भारत तो उधर चला गया। भाई पृथ्वी भी बहुत बड़ी है, सूर्य अगर बड़े हैं तो पृथ्वी तो बहुत बड़ी है। तो सूर्य की प्रकाश जो जाती है किरण, अब यहां से जो किरणें जाएंगी वो सभी सूर्य पृथ्वी पर जाके तिरछी पड़ती हैं। क्योंकि अभी फिलहाल में दिसंबर से लेके, यहां से भी लीजिए तो ये है आपका कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ठीक है। मैं लिख दे रहा हूं कर्क और मकर। तो दिसंबर से लीजिए, नवंबर से लीजिए, पृथ्वी का लोकेशन देखिए सूर्य में के सापेक्ष कहां है? पृथ्वी की जो कर्क रेखा है, मतलब भारत का लोकेशन पृथ्वी पर, वो किस साइड में है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। और पृथ्वी देखिए 23.5 अंश झुकने के कारण साउथ पोल सूर्य के सम्मुख है। देख रहे हैं हर जगह साउथ पोल क्या है? ये साउथ पोल, साउथ पोल, साउथ पोल, ये सूर्य के सम्मुख है। तो इधर के जो भी देश हैं उधर सूर्य की किरण बराबर पड़ेगी, लेकिन जो इधर वाली कंट्री है जिसमें हमारा भारत भी आता है, इधर क्या होंगी? सूर्य किरण तिरछी पड़ेंगी, पूरी तरह से किरण नहीं जाएगी भारत पे, ठीक है। और भी जो इसके अगल बगल देश हैं, तो क्या होगा? वहां भयंकर ठंडी पड़ेगी। अब बात समझ में आई कि किरण सामने मतलब सापेक्ष नहीं पड़ पाती है। और वही देखिए यहां पे, अब देखिए झुकने के कारण इधर नॉर्थ इधर था और मतलब सूर्य किरण नहीं पड़ पा रही है, लेकिन वही घूमते घूमते अब देखिए इधर नॉर्थ हो गया, भारत सामने आ गया। तो पृथ्वी कितनी भी दूर रहेगी, कितनी भी दूर चली जाएगी, सूर्य के एकदम क्या रहेगी? सामने। इसलिए हम लोगों के यहां भयंकर गर्मी पड़ती है जुलाई में, चाहे पृथ्वी कितनी दूरी चली जाए और यहां पृथ्वी कितनी पास आ जाए, लेकिन हम लोग का लोकेशन भारत का पृथ्वी पर नॉर्थ ईस्ट में है, इसलिए वहां ठंडी पड़ती है। देख लीजिए जो नॉर्थ पोल यहां था वो नॉर्थ पोल यहां आ गया। अब इस तरह देख लीजिए कि ये देखिए नॉर्थ पोल है, ठीक है। आप पढ़े हैं कि पृथ्वी पर 6 महीने की दिन ध्रुवों पर और 6 महीने की रात ध्रुवों पर होती है। तो देख लीजिए ये वाला सीजन होता है 21 मार्च का, ठीक है। इसीलिए मैंने यहां लिखा है, देखिए 21 मार्च, 4 अवस्थाएं आपको सामने दिखेंगी। 21 मार्च, ये है आपका 21 जून, फिर ये है आपका 23 सितंबर और फिर ये है आपका 22 दिसंबर, ठीक है। 4 अवस्थाएं आपके सामने हैं, ठीक। अब ध्यान से बात समझिए कि ये देखिए, अब फिर ये कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अब क्या हो रहा है कि इक्वेटर पर सूर्य की किरण एकदम लंबवत पड़ रही है,
मार्च में भी और सितंबर में भी, क्योंकि पृथ्वी एकदम सूर्य के समकोणिक अवस्था में आती है, सापेक्ष। इसलिए इस सिचुएशन में मार्च में भी और सितंबर में भी पूरे पृथ्वी पर 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात बराबर होती है। 12 घंटा दिन, 12 घंटा रात, रात दिन एकदम बराबर होते हैं। ठीक है, ऐसी सिचुएशन होती है 21 मार्च और 23 सितंबर को। अब देखिए यहां से नॉर्थ पोल यहां है, तो यहां ध्रुवों पर 6 महीने रात होगी और इधर ध्रुवों पर देखिए सूर्य के सामने है 6 महीने दिने होगा। अब देख लीजिए आपके सामने है, पृथ्वी घूमते घूमते आ रही है। अब नॉर्थ पोल यहां आया, साउथ पोल यहां आया, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल, फिर नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब आप सामने देखिए, रिजल्ट आपके सामने है। जो उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की किरण नहीं जा रही थी, 6 महीने की रात थी, और यहां साउथ पोल पर 6 महीने की दिन थी। अब देखिए सामने क्या है, उत्तरी ध्रुव पर जो रात थी वो सूर्य के सामने आ गया। अब यहां 6 महीने की दिन और यहां 6 महीने की रात। ऐसा किस लिए, अब समझ में आ गया। आप सामने देख रहे हैं कि नॉर्थ जो उधर था वो नॉर्थ इधर आ गया, क्योंकि पृथ्वी 23.5 अंश झुकी है। रिजल्ट आपके सामने है, इसीलिए 6 महीने की दिन 6 महीने की रात ध्रुवों पर होती है। और अब देखिए जो अब क्वेश्चन है कि जो 21 मार्च का सीजन है, या पूरा मार्च आप कह लीजिए, जहां पर सूर्य की लंबवत किरण पड़ती है पूरे पृथ्वी पर। ठीक है, आप देख रहे हैं पूरे एकदम बराबर पड़ती है, बस ध्रुवों पर नहीं जाती। उसको हम बोलते हैं बसंत विषुव। 21 मार्च वाले सीजन को बोलते हैं बसंत विषुव। ठीक है, और फिर जब पृथ्वी रोटेट करते, रिवोल्यूशन करते आती है, तो यहां पे देखिए 23 सितंबर वाले को क्या बोलते हैं, शिशिर विषुव। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि बसंत मार्च में और शिशिर सितंबर में, दोनों विषुव है, मतलब इक्वेटर। ठीक है, और 4 अवस्थाएं आपने देख ली। यहां पे क्या है, ये 21 जून का सीजन, यहां से चली पृथ्वी घूम रही है, मान लीजिए यही सपोज कर रहे हैं, तो ये आपका शीत अयनांत है 22 दिसंबर का। अब रोटेट करते, रिवोल्यूशन करते 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 पृथ्वी आई, तो यहां जनवरी देखिए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, फिर दिसंबर, ये परिक्रमा हो रही है। तो 4 अवस्थाएं सामने आती हैं, जिसमें ये 21 जून है और ये आपका 22 दिसंबर है। इधर हम बोलते हैं इसी को ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग शीत अयनांत, विंटर सोलिस्टिक एंड समर सोलिस्टिक। ठीक है, तो ये डायग्राम से अब मैं समझ रहा हूं कि आपकी बहुत सी बातें क्लियर हुई होंगी। और इसीलिए पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही काल्पनिक रेखाएं खींची गई, जिसको बोलते हैं अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। जो अगली टॉपिक होगी, जिसमें बखूबी हम लोग समझेंगे कि अक्षांश रेखाओं के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, इनके बीच में कितने किलोमीटर की दूरी होती है, इससे क्लाइमेट कैसे चेंज होता है, क्या असर होता है। क्योंकि अक्षांशीय स्थिति से जलवायु परिवर्तन से मतलब क्लाइमेट का असर होता है कि यहाँ क्लाइमेट अलग है, वहां क्लाइमेट अलग है। ऐसा क्यों, वो अक्षांश के कारण। तो अक्षांश से तय होता है जलवायु, और देशांतर से तय होता है, जो सीधे खींची जाती है मतलब वर्टिकल, उससे तय होता है समय। ये आपको पूरी बात बखूबी बताऊंगा, आप इसको आराम से 2 बार देखेंगे तो बातें आपकी पूरी क्लियर हो जाएंगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप सामने देख लिए कि हमारे यहाँ ठंडी गर्मी का एहसास क्यों है, क्योंकि ये पूरा परिक्रमा के चलते और घूर्णन के चलते काम हो रहा है, मतलब अर्थ के मोशन पे टिका हुआ है। देख लीजिए सामने यहाँ जून का महीना, तो भारत इधर है, और इधर दिसंबर का महीना, भारत इधर है। भारत जगह पे ही है, अपने नॉर्थ ईस्ट में ही है, इधर भी नॉर्थ ईस्ट में ही है, लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के कारण भारत सूर्य के सम्मुख आ गया जून में, इसलिए भयंकर गर्मी। और इसी पृथ्वी के रोटेशन के कारण भारत यहाँ नॉर्थ ईस्ट में ही होते हुए सूर्य के सम्मुख नहीं रह गया, इसलिए यहाँ ठंडी का सीजन शुरू हो गया। ठीक है, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, और जो चीज समझ में नहीं आएगी तो तुरंत कमेंट करिएगा, अगले वीडियो में आपको उस चीज का उत्तर दे दिया जाएगा। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।